नमस्कार। टारगेट आरपीसी में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ्स के टीचिंग मेथड्स। एक वीडियो कंप्लीट हो गया था, आज दूसरा वीडियो है। इससे पहले हमने 4 गणित शिक्षण की विधियां पढ़ ली थी: संश्लेषण, विश्लेषण, आगमन और निगमन विधि। आज हम पढ़ेंगे खोज या ओरिस्टिक विधि। खोज विधि की खोज करता है इसकी आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि के खोजकर्ता कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। ओरिस्टिक एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, यानी ये ग्रीक भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है खोज करना। ओरिस्टिक का अर्थ क्या है? खोज करना। इनकी प्रमुख परिभाषाएं हैं। आर्मस्ट्रांग के अनुसार अन्वेषण या खोज वह विधि है, इस खोज विधि को क्या बोलते हैं दोस्तों? अन्वेषण विधि भी बोलते हैं। अन्वेषण यानी भी क्या होता है? खोज करना। अन्वेषण वह विधि है जिसमें विद्यार्थियों को एक अन्वेषक की स्थिति में रखा जाता है, यानी जो विद्यार्थी है उनको एक खोजकर्ता की स्थिति में रखा जाता है, जिसमें केवल वस्तुओं के विषय में कहे जाने की अपेक्षा उसे खोजे जाने को आवश्यक माना जाता है। यानी जो वस्तुएं हैं या कोई विषय है उसके बारे में जानने की अपेक्षा उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसका आविष्कार कैसे हुआ है, उस खोज को ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार बालक को या विद्यार्थियों को जितना हो सके कम से कम बताया जाए और जितना अधिक हो सके उससे खोजने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार क्या है दोस्तों? जो बालक है उनको कम से कम बताया जाए और अधिक से अधिक क्या है? खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। खोज विधि या ओरिस्टिक विधि की चरण है। पहली है समस्या उत्पन्न करना। जो खोज विधि या ओरिस्टिक विधि है उसके पहला चरण है समस्या उत्पन्न करना। दूसरा है तथ्यों की खोज। तीसरा परिकल्पनाओं का निर्माण। चौथा है परिस्थितियों का परीक्षण और पांचवा है निष्कर्ष निकालना। जैसे दोस्तों हमने एक समस्या उत्पन्न की है कि बच्चों को बोला है वृत्त की रचना करना है। वृत्त की क्या रचना करना है? क्या करना है? एक वृत्त की रचना करना है, यानी उनके लिए समस्या उत्पन्न कर दी। फिर हमने तथ्यों की खोज की कि वृत्त का निर्माण हम कैसे करेंगे या वृत्त की रचना कैसे करेंगे। तो हमने सर्वप्रथम बच्चों से पूछा कि हम एक प्रकार लेंगे, फिर अपन एक केंद्र बिंदु बनाएंगे, उस केंद्र बिंदु से एक निश्चित मतलब उसकी रेडियस लेंगे, एक त्रिज्या लेंगे, यानी 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेंगे। फिर हम उसकी त्रिज्या उसको केंद्र पर रख के एक बिंदु को और दूसरे बिंदु से हम क्या है? वृत्त का निर्माण करेंगे, यानी जो उसकी परिधि है उसका निर्माण करेंगे। फिर परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। हम उसमें क्या करेंगे दोस्तों? जैसे परिधि कितनी है, उनका जो वृत्त का परिधि का सूत्र क्या है, उसके वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, ये उनकी परिकल्पनाओं का निर्माण है। फिर हम त्रिज्या की सहायता से उनका परीक्षण करेंगे। जब परीक्षण सही पाया जाएगा तब हम क्या करेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे, यानी हम समस्या उत्पन्न करेंगे, फिर उन तथ्यों की खोज करेंगे, फिर परिकल्पनाओं का निर्माण होगा, फिर परिकल्पनाओं का परीक्षण होगा और अंत में क्या है? निष्कर्ष निकालेंगे। यानी हमने सर्वप्रथम क्या किया कि हमें एक वृत्त की रचना करना है, ये समस्याएं उत्पन्न की। फिर हमने उसके तथ्यों की खोज की कि वृत्त के बारे में और क्या परिभाषाएं हैं, त्रिज्या किसे कहते हैं, परिधि क्या होती है, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, उसका त्रिज्य खंड क्या होता है। तो इन तथ्यों की खोज की, फिर उनकी परिकल्पनाओं का निर्माण किया कि इसका जो क्षेत्रफल है उसका निकालने का सूत्र क्या है, फिर उसकी परिधि का सूत्र क्या है, त्रिज्य खंड का सूत्र क्या है। इस प्रकार हमने परिकल्पनाओं का निर्माण किया, फिर परीक्षण किया कि हमारे पास ये त्रिज्या है तो किस किस प्रकार इनका क्षेत्रफल और परिधि निकालेंगे और अंत में क्या हम उसके निष्कर्ष पर पहुंच जाएंगे। खोज या ओरिस्टिक विधि के सिद्धांत। पहला है करके सीखने का सिद्धांत। ओरिस्टिक विधि के सिद्धांत कैसा है? करके सीखने का सिद्धांत। दूसरा उपयोगिता का सिद्धांत। तीसरा है स्वतंत्रता का सिद्धांत, यानी जो बालक है ओरिस्टिक विधि में क्या है? स्वतंत्र रहते हैं। चौथा है तार्किक चिंतन का सिद्धांत। जो ओरिस्टिक विधि है उसमें अध्यापक की भूमिका क्या है? ये स्वयं अध्ययनशील होने चाहिए। जो अध्यापक है वो क्या है? वे स्वयं अध्ययनशील होने चाहिए। गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों ही प्रकार के अध्ययन क्षेत्रों में परिपक्व अध्यापक होने चाहिए। यानी जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसे ये भी आना चाहिए कि गुणात्मक है यानी भावात्मक या ज्ञानात्मक क्षेत्र में कैसा है और मात्रात्मक यानी क्रियात्मक क्षेत्र में कैसा है, इनके बारे में अध्यापक को संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। समय समय पर विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करना होता है, क्योंकि जो हॉरिस्टिक विधि है दोस्तों ये क्या है? मनोवैज्ञानिक और एक लंबी चलने वाली विधि है। इसमें कई प्रकार की बाधाएं आती है, तो समय समय पर क्या अध्यापक विद्यार्थियों का पथ प्रदर्शन करता है, जिससे वो क्या है? अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके या अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो सके। अध्ययन के समय विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए। अध्ययन के समय क्या दोस्तों? जो विद्यार्थी है उनको क्या है? स्वतंत्रता देनी चाहिए। उससे क्या है दोस्तों? विद्यार्थी भले ही गलती तो करेंगे लेकिन वो सीखेंगे। जब वो गलती करेंगे तभी तो सीखेंगे कि उन्होंने गलती कहाँ की है। यानी अध्ययन के समय विद्यार्थियों को स्वतंत्रता देनी चाहिए तथा उनकी शंकाओं का क्या है? निवारण करना चाहिए। इस विधि के गुण है कार्य करने के प्रति रुचि जागृत करना। ये कोई कार्य है तो उनके प्रति कार्य
के प्रति रुचि जागृत करना कि इसकी खोज कैसे हुई है, इसका आविष्कार कैसे हुआ, इसका क्या उपयोग होता है, इससे हम किस प्रकार कार्य कर सकते हैं। तो ये क्या है, इस प्रकार हम इसमें रुचि जागृत कर सकते हैं। स्वयं खोज करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं, यानी जो बालक है वो स्वयं खोज करके निष्कर्ष तक पहुंच सकते हैं। ये स्वाध्याय, क्रियाशीलता, आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि का विकास होता है। इस विधि द्वारा क्या दोस्तों, स्वाध्याय यानी स्वयं अध्ययन करने की प्रकृति, इसके द्वारा आत्मविश्वास का भी विकास होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, अभिक्षमता का भी विकास होता है। अभिरुचि का भी विकास होता है। इन सभी का विकास क्या होता है दोस्तों, खोज विधि द्वारा इन सभी का भी विकास होता है। आत्मनिर्भरता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, इन सब का विकास खोज विधि या अन्वेषण या होलिस्टिक विधि द्वारा होता है। इसके दोष है दोस्तों, छोटी कक्षाओं में अनुपयोगी। दोस्तों एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, इससे पहले हमने जो विधियां पढ़ी थी उनमें दो में समानताएं थी। किन किसमें दोस्तों, विश्लेषण और एक तो थी विश्लेषण और एक थी आगमन। ठीक इसी प्रकार है दोस्तों खोज या अन्वेषण विधि। इन तीनों में क्या है दोस्तों, समानताएं। इन तीनों में क्या है, समानताएं। तीनों में समानताएं क्या है दोस्तों, ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, बड़ी कक्षाओं के लिए नहीं है। इनमें क्या दोस्तों, समय है वो क्या लगता है, समय ज्यादा लगता है। और जो पाठ्यक्रम है दोस्तों, पाठ्यक्रम इन विधियों द्वारा क्या है, पूरा नहीं करवाया जा सकता। यह लगभग जो विश्लेषण, आगमन और खोज विधि है, इनके गुण और दोष लगभग समान है। ये अधिक खर्चीली भी है क्योंकि इनमें अधिक समय लगता है। इनमें परिपक्व अध्यापक चाहिए जिनको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नॉलेज हो और विधि को किस प्रकार लागू करना है ये भी उसमें नॉलेज हो। तो दोस्तों इसके दोष देख लेते हैं। ये छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन संभव नहीं है, अधिक खर्चीली और अनुभवी शिक्षकों की कमी है। परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, इसका उद्गम जॉन डीवी के प्रयोजनावाद से हुआ है। जो परियोजना विधि है इसका उद्गम किससे हुआ है, जॉन डीवी के प्रयोजनावाद से। इसके खोज करता है किलपेट्रिक। जो परियोजना विधि है ये किस प्रकार की है, किलपेट्रिक। ये प्रयोजनावाद से संबंधित है और इसकी खोज की है किलपेट्रिक ने, जबकि इसका उद्गम जो जॉन डीवी है वो प्रयोजनावाद के प्रेरक है, यह उद्गम करता है। उन्होंने प्रयोजनावाद का सिद्धांत दिया, उनके एक शिष्य थे किलपेट्रिक, उन्होंने परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड का आविष्कार या इसकी खोज की। दोस्तों जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये, जो आप इस वीडियो से सीख रहे हैं, इससे आप दोनों प्रकार से सीख सकते हैं दोस्तों। यदि आपने पहले पढ़ रखा है तो ये रिवीजन के लिए क्या है, मोस्ट है। आप इससे रिवीजन के लिए आपको इससे बेस्ट क्लास नहीं मिलेगी। और यदि पहली बार पढ़ रहे हैं दोस्तों तो आप पूरा सिलेबस एक बार देख लें, जिससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपको जो नोट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, आपके नोट्स किस प्रकार बनाने हैं। ये दोनों ही अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी हेल्पफुल है, और अगर पुनः आपने कहीं से भी अध्ययन किया और दोबारा देख रहे हैं तो भी ये आपके लिए फायदेमंद है। जो इनकी महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं किलपेट्रिक के, लगभग केवल सेकंड ग्रेड में ही 3 बार आ चुकी है ये परिभाषा, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है ये परिभाषा। किलपेट्रिक ने कहा है प्रोजेक्ट या परियोजना विधि वह परियोजना व सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता के साथ किया जाता है। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, पुनः पढ़ लेते हैं। प्रोजेक्ट या परियोजना वह सहृदय उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्ण संलग्नता से किया जाता है। इसका कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो अपन कोई प्रोजेक्ट या परियोजना विधि होती है, हम उसको सामाजिक वातावरण में अपनी पूर्व इच्छा शक्ति के अनुसार करते हैं, यानी हम पूर्ण उस पर पूरी तरह से उस पर ही फोकस करते हैं, उसको एक केंद्र बिंदु में रखते हुए हम उस कार्य को करते हैं। दूसरी परिभाषा स्टीवेंसन के अनुसार प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है। प्रोजेक्ट क्या है, एक समस्या मूलक कार्य है जो स्वाभाविक परिस्थितियों में पूर्ण किया जाता है, यानी उसके अनुकूल परिस्थितियों में जो समस्या है उसके अनुकूल परिस्थितियों में क्या है उसे पूर्ण किया जाता है। इसके चरण है दोस्तों, जो प्रोजेक्ट विधि है इसके चरण है, इससे भी कई बार प्रश्न आई। इसमें भी सर्वप्रथम क्या दोस्तों, हम परिस्थिति उत्पन्न करना या परिस्थिति का निर्माण करेंगे, फिर चयन करेंगे। पहले परिस्थिति का निर्माण किया जाएगा, फिर उसमें से चयन किया जाएगा, फिर योजना बनाई जाएगी और फिर योजना को लागू किया जाएगा, और सबसे लास्ट में क्या दोस्तों, मूल्यांकन किया जाएगा। मूल्यांकन क्या है, सबसे लास्ट में है। सर्वप्रथम क्या है, किसी भी हम परिस्थिति का निर्माण करेंगे, जैसे दोस्तों हमने बोल दिया है कि अपन को पूरी क्लास का एक टेस्ट लेना है। क्या करेंगे दोस्तों, टेस्ट लेना है। जब अपन ने टेस्ट लिया तो दोस्तों उसमें दो प्रकार के बालक हमें मिले। एक तो क्या है,
पढ़ने वाले या अधिक अध्ययन करने वाले, और दूसरे हैं कमजोर, जो पढ़ने में कमजोर है। यहाँ से हम दोस्तों चयन करेंगे कि जो कमजोर बालक है दोस्तों उनका चयन करेंगे, फिर उनके अनुरूप योजना बनाएंगे कि अपन को किस टीचिंग मेथड से पढ़ाना है, क्या करना है, फिर उसके अनुसार ही कार्यक्रम का निर्माण करेंगे कि ये जब कमजोर है तो किस विषय में है, किस विषय के किस शाखा के अंतर्गत है, या कोई गणित है तो गणित में, अंक गणित में है या रेखा गणित में है, या किस में है, ये कमजोर है, तो उसके अनुसार ही क्या है दोस्तों उसका निर्माण किया जाएगा, कार्यक्रम का यह योजना बनाई जाएगी, फिर उसे लागू किया जाएगा कि इन्हें अध्ययन किस प्रकार का कराया जाना है, इसका कौन सा बिंदु है जो इनका वीक है उसको ही मजबूत किया जाना, और लास्ट में क्या दोस्तों मूल्यांकन किया जाएगा कि जो अपनी योजना बनी है उसमें हमने कितनी सफलताएं प्राप्त की है। जो सीखने के नियम है दोस्तों, इस विधि में दोस्तों जो प्रोजेक्ट मेथड है उसमें सीखने के नियम है तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। जो थॉर्नडाइक के नियम है दोस्तों वही यहाँ पर है। इसके प्रमुख गुण है, प्रोजेक्ट सदैव किसी न किसी क्रिया से संबंधित होते हैं। बिल्कुल दोस्तों जो प्रोजेक्ट होते हैं वो किसी कार्य से ही संबंधित होते हैं, अतः विद्यार्थी सदैव क्या है क्रियाशील रहते हैं। प्रोजेक्ट सदैव बालक द्वारा चुना जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। ये केवल बताने के लिए बताया है कि दोस्तों जो अपन ने चरण बताए हैं कि किस प्रकार चरणों का निर्माण किया जाता है, तो ये टेस्ट अपन ने लागू किया है, लेकिन जो प्रोजेक्ट है दोस्तों वो कौन चुनता है, बालक। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो प्रोजेक्ट है उसका चुनाव स्वयं बालक करता है, उसका चुनाव कौन करता है, बालक करता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कौन करता है चुनाव, बालक स्वयं करता है, अध्यापक नहीं करता है दोस्तों। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है कि प्रोजेक्ट का चुनाव कौन करता है, सदैव बालक करते हैं। ये मनोवैज्ञानिक विधि है, विद्यार्थी की आयु, रुचि, अभिरुचि व अभिवृत्ति के आधार पर प्रोजेक्ट का चुनाव किया जाता है। प्रोजेक्ट एक पूर्व आधारित लक्ष्य है, यानी पहले ही डिसाइड कर लिया जाता है। प्रोजेक्ट एक पूर्व आधारित लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है, बिल्कुल सत्य है दोस्तों। विभिन्न विषयों के मध्य सहसंबंध स्थापित करता है, ये भी सत्य है। प्रत्येक विधि को सीखने के लिए समान अवसर प्राप्त होते हैं। ये क्या है दोस्तों, इसके गुण हैं, किसके, प्रोजेक्ट विधि के। अब दोस्त है दोस्तों, खर्चीली, अधिक समय की आवश्यकता, संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं अध्ययन संभव नहीं है। दोस्तों ये ठीक उसी प्रकार की है जिस प्रकार अन्वेषण विधि है, आगमन विधि है और विश्लेषण है दोस्तों, लेकिन इनमें अंतर क्या है। जो विश्लेषण विधि है, आगमन विधि है और जो खोज विधि है दोस्तों, जो विश्लेषण और आगमन है दोस्तों, कौन सी, विश्लेषण व आगमन, इनमें क्या दोस्तों समान अवसर प्राप्त नहीं होते हैं विद्यार्थी को। लेकिन जो प्रयोगशाला विधि है दोस्तों और जो प्रोजेक्ट विधि है, इनमें क्या दोस्तों विद्यार्थियों को सीखने के लिए क्या है समान अवसर दिए जाते हैं या समान अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें एक समानता यही है दोस्तों कि जो खोज विधि है या जिसे अपन अन्वेषण बोलते हैं, प्रयोगशाला और प्रोजेक्ट विधि, इनमें क्या है विद्यार्थियों को दोस्तों समान अवसर दिए जाते हैं कार्य करने के लिए। तो ये विधियां कैसी हैं, बिल्कुल दोस्तों ये समान समायोजन वाली विधियां हैं। ये सभी को मतलब भेदभाव, बिना भेदभाव वाली विधियां हैं, किसी भी दो विद्यार्थियों में भेदभाव नहीं करती हैं। इनके दोष देख लेते हैं। खर्चीली, अधिक समय की आवश्यकता, संपूर्ण पाठ्यक्रम एवं अध्ययन संभव नहीं, प्रारंभिक ज्ञान की जानकारी आवश्यक जो विद्यार्थियों के पास नहीं होती है। किसी भी प्रोजेक्ट का चुनाव करने के लिए दोस्तों क्या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों को क्या दोस्तों उसकी जानकारी नहीं होती है। परियोजना का निर्माण अपने आप में एक व्यापक समस्या है। अनुशासन का अभाव, क्योंकि दोस्तों अगर विद्यार्थियों को स्वतंत्रताएं दी जाएगी, उनको खुला छोड़ दिया जाएगा, तो स्वाभाविक है कि जो अनुशासन है उसका अभाव होगा, जो अध्यापक है वो निष्क्रिय होता है इन सभी विधियों में दोस्तों। विश्लेषण, आगमन, खोज या अन्वेषण और प्रोजेक्ट और प्रयोगशाला, इन सभी में क्या दोस्तों, इनमें जो अध्यापक है वो क्या निष्क्रिय होता है। निश्चित पदों में क्रम की जानकारी आवश्यक, यानी जो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि है ये क्या है, इसमें निश्चित पद होते हैं, अपन कोई भी पद छोड़ नहीं सकते या स्किप नहीं कर सकते। जो पद है वो क्या दोस्तों एक निश्चित क्रम में होते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब है प्रयोगशाला विधि। यह विधि लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखो, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन यानी अवलोकन द्वारा सीखो, फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब यानी मूर्त से अमूर्त की ओर, ये किस प्रकार चलती है, मूर्त से अमूर्त की ओर, फ्रॉम नाउन टू अननाउन यानी ज्ञात से अज्ञात की ओर। जब हम कोई प्रयोग करते हैं दोस्तों तो हम जैसे ये मानते हैं कि अपन जानते हैं दोस्तों, जैसे कोई CO2 है प्लस H2 है तो अपन जानते हैं कि ये गैस है, तो अपन इनके बारे में जानते हैं दोस्तों कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और गैस है दोस्तों ये मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करेंगे। तो अपन पहले ही जानते हैं दोस्तों कि ज्ञात अपन को क्या है और अज्ञात के रूप में अपन को नई चीज मिलेगी दोस्तों।
तो ये कैसी विधि है दोस्तों? ज्ञात से अज्ञात की ओर चलती है। मूर्त से अमूर्त की, यानी टॉस है और अमूर्त की ओर चलेगी। ये किसी है दोस्तों? मूर्त से अमूर्त की ओर चलने वाली, अवलोकन द्वारा सीखने वाली, करके सीखने वाली, ये सभी गुण किसके हैं? प्रयोगशाला विधि के। प्रयोगशाला विधि मूर्त से अमूर्त की ओर बढ़ती है। इसका मतलब है कि छात्र पहले ठोस प्रत्यक्ष अनुभवों और प्रयोग के माध्यम से सीखते हैं, फिर धीरे धीरे इन अनुभवों द्वारा अमूर्त सिद्धांतों द्वारा अवधारणाओं तक पहुंच जाते हैं। यानी दोस्तों, जैसे हम बच्चे हैं तो अपन उनको रचना करना सिखाते हैं, अपन उनको बेसिक जानकारी दे देते हैं कि ट्राइंगल या जो सर्कल है उनकी रचना कैसे करनी है। जब उनको सिखा दिया जाता है दोस्तों, फिर उनके सामने सवाल दे दिए जाते हैं, फिर वो हल करते हैं और धीरे धीरे क्या दोस्तों, वो स्वयं सीख जाते हैं कि किसी त्रिभुज की रचना कैसे की जा सकती है, सर्कल की रचना कैसे की जा सकती है, इनका दैनिक जीवन में क्या प्रयोग है। तो क्या है दोस्तों, पहले ठोस ज्ञान सीखा उन्होंने, फिर क्या वो दोस्तों धीरे धीरे प्रैक्टिकल करते करते दोस्तों, प्रयास करते करते, अभ्यास करते करते क्या है, उसका अमूर्त जो ज्ञान है उसके बारे में सीख गए और उनको दैनिक जीवन में उपयोग में लेने लग गए। दोस्तों यही क्या है? मूर्त से अमूर्त की ओर चलना। इस विधि में सभी बातें विद्यार्थी स्वयं प्रयोग करके सीखता है। प्रयोग में हमारी समस्त इंद्रियां क्रियाशील रहती हैं। यदि एक इंद्रिय की अपेक्षा ज्ञान अनेक इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होगा। दोस्तों, एक इंद्रिय द्वारा सीखना और अधिक इंद्रियों द्वारा सीखने में क्या यही फर्क है कि जब हम अधिक इंद्रियों द्वारा ज्ञान का सीखेंगे तो उसमें क्या दोस्तों, अपने ज्ञान में बढ़ोतरी होगी, वह अधिक सरलता से हम तक पहुंचेगा और पहुंचने के बाद चिरकाल तक स्थायी भी रहेगा। अतः प्रयोगशाला विधि शिक्षण की एक उत्तम विधि है। प्रयोगशाला विधि के गुण। यह विधि अल्पायु बालकों के लिए बहुत उपयोगी है। दोस्तों कौन कौन सी हमने पहले पढ़ा? विश्लेषण विधि, आगमन विधि, खोज विधि या अन्वेषण विधि, उसके बाद हमने पढ़ा प्रोजेक्ट और प्रयोगशाला। ये सभी कैसे दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है। इस विधि के प्रयोग से बालक अपनी तीनों इंद्रियों, आंख, कान और हाथ का प्रयोग कर स्थायी ज्ञान को प्राप्त करता है। इसमें स्थूल से सूक्ष्म की ओर कैसे है दोस्तों, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर स्वयं करके सीखोगे के सूक्ष्मों पर प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा दोस्तों अपन ने सूत्र याद करने की ट्रिक बनाई थी कि जो सामान्य नियम है वो कैसे होते हैं, सूक्ष्म और अज्ञात होते हैं। जो सामान्य नियम है दोस्तों वो क्या होते हैं, सूक्ष्म और अज्ञात। ये सभी क्या दोस्तों, वन साइडेड। तो अपन देख सकते हैं ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात की ओर। इसमें दोस्तों गुरु और जो शिष्य हैं उनके संबंध क्या है, मधुर होते हैं। इनमें अन्वेषण करने की प्राकृतिक विधि है। इस विधि द्वारा शिक्षण के मुख्य उद्देश्य कौशल को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। इसमें विज्ञान के नियमों, सिद्धांतों तथा परिभाषाओं का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त संभव है। छात्रों में निरीक्षण एवं तर्क करने की क्षमता का विकास होता है। प्रयोगशाला एवं कक्षा के बाहर भी विज्ञान के प्रयोग एवं अध्ययन में अवसर मिलते हैं। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह विधि अत्यंत उपयोगी है। प्रयोगशाला विधि के दोस्तों, यह विधि सभी विद्यार्थियों के लिए समान उपयोगी नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विधि की कार्यक्षमताएं समान नहीं होती है। प्रयोगशाला के द्वारा विज्ञान के सिद्धांतों को खोजना आसान कार्य नहीं होता है। यह एक बहुत ही धीमी विधि है। निर्धारित पाठ्यक्रम को इसकी सहायता से समय पर पूरा नहीं किया जा सकता। प्रत्येक अध्यापक इस विधि का सफलतापूर्वक उपयोग नहीं कर सकता। इस विधि में उपकरण आदि पर अधिक व्यय करना पड़ता है, जो कि विद्यालयों के लिए संभव नहीं है दोस्तों। ये क्या है, अधिक खर्चीली है। किस प्रकार की दोस्तों, अधिक खर्चीली। विज्ञान में अनेक ऐसे उपविषय हैं जिनको इस विधि की सहायता से नहीं पढ़ाया जा सकता। यह विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी नहीं है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है दोस्तों। जो प्रयोगशाला विधि है, मतलब ज्यादा जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं दोस्तों, उनके लिए उपयोगी नहीं है। जब उसमें जैसे हम केमिस्ट्री या बायोलॉजी की प्रयोग करते हैं तो उनके लिए क्या है, ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि इस स्तर पर विद्यार्थियों को उपकरण से सीखने के बजाय खेलना शुरू कर देते हैं। विज्ञान के सूक्ष्म विचारों को केवल अध्यापक द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। दोस्तों जो ये है, इसको लेके कंफ्यूजन नहीं रहना है, क्योंकि जो एग्जाम में ऑप्शन आएंगे वो कभी दो कंट्रोवर्सी वाले नहीं आएंगे। उसमें से अपन को एक ऐसा ऑप्शन मिलेगा जिसमें हम चुन सकते हैं। जैसे प्रयोगशाला विधि है तो दोस्तों इसमें क्या है, छोटी कक्षाओं के बच्चों को सिखाया जा सकता है, लेकिन ज्यादा छोटी कक्षाओं में ये उपयोगी नहीं है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो उपकरणों से खेलना स्टार्ट कर देंगे या उनको तोड़ देंगे। इसलिए दोस्तों अपन को ऐसा एक ऑप्शन मिलेगा जिससे हम आसानी से आंसर निकाल सके। विज्ञान के सूक्ष्म विचारों को केवल
कक्षा अध्यापक द्वारा ही पढ़ाया जा सकता है। इस विधि के छात्रों में नकल करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिल सकता है, क्योंकि हर छात्र पर नजर रखना मुश्किल होता है। समस्या समाधान विधि, ये दोस्तों अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसके जो चरण है दोस्तों इम्पोर्टेंट है, और ये जो अपनी साइकोलॉजी है दोस्तों उसके अंदर भी ये विधि है। तो अपन इसको एक बार देख लेते हैं। इसकी प्रमुख परिभाषाएं हैं गेट्स के अनुसार। समस्या समाधान शिक्षक का एक रूप है। समस्या समाधान गेट्स के अनुसार क्या दोस्तों, एक शिक्षक का रूप है जिसमें उचित स्तर की खोज होती है। दूसरी है स्किनर, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। स्किनर के अनुसार दोस्तों क्या है, समस्या समाधान एक ऐसी रूपरेखा है जिसमें सृजनात्मक चिंतन का विकास होता है। समस्या समाधान विधि के चरण, यही मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, जो इसके चरण है वही मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिनको याद रखना। सबसे पहले क्या, समस्या का चयन करना है, फिर समस्या से संबंधित तथ्यों का एकीकरण करना है, फिर उनके महत्व को स्पष्ट करना है कि हमने जो एकीकरण किया है क्यों किया है, फिर तथ्यों की जांच या संभावित हलों का निर्णय करना है। पांचवा है सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों। तो पांचवा हो क्या है, सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, और सबसे लास्ट में निष्कर्षों का मूल्यांकन व समस्या का लेखा जोखा बनाना। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये सभी चरण क्रम से पूछे गए हैं, तो इनका क्रम याद रखना है। सबसे पहले समस्या का चयन, फिर उनका एकीकरण, जो सब समस्या से संबंधित तथ्य हैं उनका एकीकरण करना, फिर समस्या के महत्व को समझना, फिर तथ्यों की जांच और संभावित हलों का निर्णय, फिर सामान्यीकरण और निष्कर्ष निकालना, निष्कर्षों का मूल्यांकन व समस्या का लेखोजोखा बनाना, इस समस्या विधि के चरण है। दोस्तों अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे जो इसके महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। धन्यवाद दोस्तों।